लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस में कुछ और पढ़ने आए हैं। तो आप लोग जानते हैं, अगर आप लोगों ने वर्तमान समय में पेपर वगैरह पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर, तो देखने को मिला होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो उसमें शांति के लिए रूस के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो निश्चित रूप से हमारे देश प्रतिष्ठित हो गया और इसमें यदि मैं कहूँ कि किसकी भूमिका प्रमुख होगी, तो वो होगी हमारे देश के प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व यदि ऐसा है कि अन्य देश उनसे सहायता प्राप्त करे, तो यह एक सुदृढ़ता होती है उस देश की। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैं प्रधानमंत्री की बात कर रही हूँ। तो आज हम प्रधानमंत्री की भूमिका और उसके कार्यों के बारे में ही पढ़ेंगे। आप लोग जानते होंगे कि यदि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की तुलना ब्रिटेन से और अमेरिका से करें, तो ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री का पद होता है वो परंपरा के अनुसार होता है, और अमेरिका का जो पद है वह प्रधानमंत्री का तो नहीं, परंतु अध्यक्षात्मक वहाँ पर सरकार है, तो वहाँ पर अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। तो यदि आप जानना चाहेंगे कि भारत का ऐसा कौन कार्यकारी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष है, तो निश्चित रूप से भारत का प्रधानमंत्री होता है। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री का जो पद है वह इतना महत्वपूर्ण है कि वह अमेरिका के राष्ट्रपति के समतुल्य होता है। तो निश्चित रूप से इनको बहुत सारे काम भी उसी प्रकार के करने पड़ते होंगे, तभी वो उनके समकक्ष हो पाते हैं। तो इनसे ही संबंधित विशेष जानकारी, जैसे कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री से संबंधित बातें की गई है। जैसे अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है वह सलाहकार के रूप में या अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद से सहायता लेगा और उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, और अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के मुख्य 3 कर्तव्य हैं। इसको थोड़ा संक्षेप में लिखा गया है, पर फिर भी संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा संविधान में प्रधानमंत्री को विशेष स्थिति दी गई है। अब हम बात करते हैं कि इनका चयन और नियुक्ति कैसी होती है। तो इनका चयन और नियुक्ति में देखेंगे कि यह जो रहता है बहुमत दल का नेता के रूप में इनका चयन होता है, कि जैसे जब इलेक्शन होने वाला रहता है, तो इलेक्शन होने वाला रहता है उसके पहले ही ऐसा बोलते हैं ना, लहर आ रही है, किसी की लहर आती है, तो वो लहर के रूप में, यानी जनता के द्वारा पहले से ही पसंद कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में उस पार्टी के लोग पहले से ही अपना नेता भी चुन लेते हैं। जब इलेक्शन संपन्न होता है तो जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, यानी जनता के द्वारा बहुमत दिया जाता है, तो फिर जिसके कारण यह बहुमत प्राप्त हुआ है वो व्यक्ति प्रधानमंत्री का रूप लेता है। तो इस प्रकार के वह दल द्वारा पहले ही चयन हो जाता है और उसके उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा फिर इनकी नियुक्ति की जाती है। यह होता है चयन और नियुक्ति। अब इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं प्रधानमंत्री के चयन के, जैसे जनता के द्वारा, तो किसी एक नेता पर किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वह नेता प्रधानमंत्री बनने वाला रहता है। इसके बाद आम सहमति से भी प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे 1964 में लाल बहादुर शास्त्री को आम सहमति से प्रधानमंत्री बनाया गया था। और तीसरी बात, आकस्मिक रूप से यदि पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। जैसे कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो ऐसी स्थिति में राजीव गांधी को तात्कालिक रूप से प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो इस प्रकार भारत में प्रधानमंत्री बनने के ये इतने प्रकार के तरीके हो जाते हैं। अब इनका निर्वाचन जो होता है तो वो कैसे होता है, तो देखिए, जो प्रधानमंत्री है उनका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं किया जाता। निर्वाचन का अर्थ क्या होता है, जैसे आप वयस्क मताधिकार प्राप्त कर लेंगे और अगले इलेक्शन में जब आप वोट डालेंगे तो वयस्क मताधिकार के द्वारा आपने जो वोटिंग किया, यानी अपने उम्मीदवार को विजयी बनाया और फिर वह लोकसभा में गए, तो यह निर्वाचन होता है। यानी वोट के द्वारा
किसी को जिताना, और यह क्रिया होती है निर्वाचन की। परंतु जो प्रधानमंत्री है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है, अर्थात जो प्रधानमंत्री है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। यानी लोकसभा जो प्रधानमंत्री होते हैं या तो उनको लोकसभा का सदस्य होना पड़ता है और या फिर राज्यसभा का। और यदि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के सदस्य नहीं है और फिर भी प्रधानमंत्री के रूप में चयन हो रहा है, तो उनको अगले 6 माह में इनमें से किसी एक सदन का मतलब सदस्य बनना होगा, तब इनका ये वैलिड माने जाएंगे। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति होती है उसके बारे में आप याद रखें कि नियुक्ति और निर्वाचन पर्यायवाची नहीं है, बल्कि अलग अलग शब्द है। नियुक्ति यानी उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना, और निर्वाचन का अर्थ होता है वोटिंग के द्वारा चयन होना। अब यह जो प्रधानमंत्री है, तो ये जो प्रधानमंत्री का बनना, तो यदि ये अपनी राजनीतिक शक्ति और जनता के समर्थन से यदि प्रधानमंत्री बनते हैं तो इनका आत्मविश्वास बहुत अधिक बढ़ जाता है, और ऐसी स्थिति में ये बहुत अधिक विकासात्मक कार्य करते हैं क्योंकि इनकी उपस्थिति सबल होती है। परंतु यदि ये किसी तरीके से अन्य किसी के समर्थन से या सहयोग से प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकी स्थिति निर्बल हो जाती है, क्योंकि इनको हमेशा आशंका या निर्देश रहता है कि हो सकता है कि जिन्होंने मुझे समर्थन दिया वो किसी कारणवश या उनकी इच्छाओं की पूर्ति न कर पाने के कारण वो अपना समर्थन हटा देंगे, तो मैं प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं होती, निर्बल हो जाती है, और फिर वे उस प्रकार के विकासात्मक कार्य नहीं कर पाते। अब हम देखते हैं इनकी आयु। तो इनकी न्यूनतम प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो यदि प्रधानमंत्री, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि प्रधानमंत्री या तो लोकसभा के सदस्य होते हैं या फिर राज्यसभा के, तो यदि वे लोकसभा के सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु, परंतु यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तो फिर वह 30 वर्ष की आयु होगी। तो ये तो हो गई इनकी न्यूनतम आयु। परंतु इनकी अधिकतम आयु, तो अधिकतम आयु का जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जो जज होते हैं या जो कलेक्टर वगैरह होते हैं, तो इन सबको किसी परीक्षा को पास करके फिर इस पद पर जाते हैं, विशेष प्रकार के प्रशिक्षण लेकर, तो इन्हें एक स्पष्ट वेतन भी प्राप्त होता है, और इनकी एज लिमिट होती है कि ये 60, 62 या 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। परंतु इस पद के लिए, ये जो राजनीतिक पद होते हैं, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं होती। दूसरी बात, एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कितनी बार बन सकता है? तो यह भी लिमिट नहीं होती। कोई व्यक्ति अपनी पॉपुलैरिटी के हिसाब से कितनी बार प्रधानमंत्री बनता है। जैसे कि नेहरू जी 3 बार बने थे, इंदिरा जी भी अधिक बार बनी थी, और वर्तमान में मोदी जी को भी आप देख ही रहे हैं, तो ये कई बार बन चुके हैं। तो इस प्रकार यह इनका कितनी बार बन सकता, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती। अब इनका कार्यकाल लोकसभा का 5 वर्ष होता है, परंतु प्रधानमंत्री पद की बात करूं कि इनका कार्यकाल क्या होगा, तो चूंकि आप लोग सभी जानते हैं कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। यदि किसी कारणवश संसद में अगर इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ये दल के विरोधी ही बन गए, तो ऐसी स्थिति में इनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार इनका कार्यकाल कितना होगा इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। वैसे 5 वर्ष, अगर सब कुछ सामान्य रहा, लोकसभा 5 वर्ष तक चली, सब कुछ सामान्य रहा, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। अब वेतन के बारे में बात करते हैं। तो वेतन की बात क्या है कि जितना सांसदों को वेतन मिलता है, प्रधानमंत्री को भी उतना ही वेतन मिलता है। पर हाँ, ये कि इनके भत्ते कुछ अलग से होते हैं। और इसके अलावा संसद अपना वेतन स्वयं से तय करती है। तो इस प्रकार यह जो वेतन की बात है, यह लगभग सांसदों के समान है। अब बात आती है त्यागपत्र की। यदि प्रधानमंत्री को किसी स्थिति में त्यागपत्र देना है तो वह राष्ट्रपति को देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कार्य और शक्तियां। तो जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी शक्तियां प्रत्यक्ष रूप से तो स्पष्ट नहीं है, पर ये राष्ट्रपति की शक्तियों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करते हैं। अब हम इनको अलग अलग रूप में देखते हैं। जैसे राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में होते हैं।
तो किस बात की सलाह देना, तो इसमें जैसे ही इनका चयन होता है इसके बाद मंत्री परिषद का गठन करना, फिर किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना, किस मंत्री का विभाग बदलना आदि सारी बातें राष्ट्रपति को इसकी सलाह देते हैं। यदि कभी किसी कोई कंडीशन ऐसी आती है तो लोकसभा के विघटन का भी परामर्श राष्ट्रपति से किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके बाद मंत्री परिषद से संबंधित क्या बात करना है, तो मंत्री परिषद की बैठक को बुलाना, उसकी अध्यक्षता करना, मंत्री परिषद के पर नियंत्रण करना, उनको निर्देशित करना, उनके कार्यों का विभाजन करना, और इसके अलावा जैसे कोई विशेष प्रकार का मंत्री किसी विशेष विभाग की मांग करता है और वो उचित भी लगता है तो ऐसी स्थिति में उसकी बात भी मान लेना, या कुछ ऐसा लगता है कि यदि मैंने इसकी बात मानी तो सब कुछ सही होगा या नियंत्रण की स्थिति बनी रहेगी या कुछ और परेशानी नहीं आएगी अगर मैंने इसको ये वाले विभाग को दिया, तो इस प्रकार की बातें भी इसमें होती हैं मंत्री परिषद के अंतर्गत। तो फिर इसके बाद मंत्री परिषद का निर्माण होना और किसी मंत्री का त्यागपत्र लेना, किसी मंत्री को किसी सांसद को मंत्री बनाना या किसी मंत्री को उसके पद से हटाना, यह सब काम इसके अंतर्गत होता है। इसके अलावा मंत्री परिषद का जो निर्माण होता है उसमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखा जाता है, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक और क्षेत्रीय, कि ये जो मंत्रियों का बनाया जा रहा है या विभाग दिए जा रहे हैं तो इसमें इन सारे क्षेत्रों में संतुलन की स्थिति हो, विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। तो यह भी एक थोड़ा कठिन कार्य है कि इनके बीच में संतुलन बनाए रखना। अब संसद की बात करें तो जो मंत्री परिषद है वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का ये दायित्व है कि यदि कोई जनता के प्रश्न आते हैं तो उनका जवाब इनको देना पड़ता है। और लोकसभा का विघटन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लोकसभा का विघटन करना पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के परामर्श से इसका विघटन किया जा सकता है। अन्य कार्य के बारे में हम देखते हैं, इतने सारे कार्य तो इनसे रिलेटेड हो गए। अब अन्य कार्य, वैसे तो प्रधानमंत्री के जो स्थिति निर्मित होती है उसके अनुसार कई कार्य हो जाते हैं, पर फिर भी हम देखें तो अन्य कार्यों में आ जाएगा नीति आयोग, योजना आयोग, जल संसाधन आयोग, राष्ट्रीय एकता आयोग की ये अध्यक्षता करते हैं। फिर विदेश नीति को इनको मूर्त रूप देना पड़ता है और आपातकाल की स्थिति जब आती है तो आपदा प्रबंधन का कार्य करना पड़ता है। जैसा कि अभी आप जानते हैं कि कोरोना काल में यहाँ से वहाँ तक जो मजदूरों को जाना था उस समय प्रधानमंत्री की सहायता हुई। और यदि आप जानते हैं कि जैसे कोटा या अन्य ऐसे कोचिंग सेंटर जहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और अचानक कोरोना काल लग जाने के कारण तो उनको विभिन्न प्रकार से राज्य स्तर पर उनको निर्देशित किया गया सारे मुख्यमंत्रियों को, और उन्होंने अपने प्रदेश स्तर पर वो छात्रों को विशेष सुविधा के द्वारा वापस बुलाया। फिर वैक्सीन की बात यदि करें तो यह भी प्रधानमंत्री के कार्य के अंतर्गत ही आया, या आपदा प्रबंधन के अंतर्गत, कि समस्त नागरिकों को निःशुल्क वैक्सीन अनिवार्य रूप से लगाई गई। तो इस प्रकार ये क्या होता है, आपदा प्रबंधन का कार्य करते हैं। फिर देश की समस्याओं से संबंधित यदि कोई ज्ञापन देता है, कोई नागरिक या अन्य कोई, तो ऐसी स्थिति वो ज्ञापन लेते हैं और वस्तु स्थिति से परिचित होते हैं और उसके अनुकूल ये कार्य करते हैं। फिर इसके बाद अंतिम रूप से सभी सेनाओं के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, तो इसके अंतर्गत भी इनको बहुत सारे कार्य करना होता है। जैसे कि आपको एक और उदाहरण अभिनंदन की बात अगर मैं करती हूँ तो आपको पता होगा कोरोना काल में हमारे जो सैनिक वह पाकिस्तान चले गए थे, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य ही उस समय ऐसे दिखाई दिए कि उन्होंने तुरंत उनको वापस स्वस्थ और प्रसन्न बुला लिया। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वह अनंत बोल सकती हूँ। जैसी स्थिति निर्मित होगी उसके अनुरूप इनको कार्य करना पड़ेगा। आवश्यकता रहेगी यह होती है कि सभी जो उनके मंत्री परिषद है और पूरा संसद उनकी सहायता करे, साथ में जनता भी सपोर्ट करे, तो एक देश अपने विकास के चरम को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।